नमस्कार। आज हमारा विषय है सामान्य एवं विशिष्ट दक्षता। पिछले अध्याय में हमने दक्षता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम सामान्य एवं विशिष्ट दक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य दक्षता मुख्यतः किसी एक कार्य को करने की क्षमता भिन्न भिन्न व्यक्तियों में पाई जाती है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की दक्षता भिन्न भिन्न है। आपने अपने जीवन में कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिन्हें आप कुछ भी काम करने के लिए कहें तो वे तत्परता से उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता अर्थात कार्य को करने में सक्षम होना दक्षता का सामान्य ढंग कहलाता है। आप अपने कार्य से या व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति सामान्य रूप से दक्ष है। उदाहरण स्वरूप दक्षता को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए राम और श्याम आर्किटेक्ट हैं। किसी एक भवन का नक्शा राम कम समय में भली भांति बना लेता है और उसी कार्य को करने के लिए श्याम अधिक समय लेता है, लेकिन राम जैसा वह नक्शा उतना अच्छा नहीं बना पाता जितना राम ने बनाया था। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम ने कार्य को प्रभावी रूप से पूर्ण किया। प्रभावी शब्द में दो बातें निहित हैं, एक गुणवत्ता और दूसरा उत्कृष्टता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों व्यक्ति किसी कार्य को प्रभावी रूप से करते हैं, परंतु फिर भी उनके कार्य में उत्कृष्टता का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण स्वरूप राम श्याम से अधिक सामान्य दक्षता रखता है, जबकि श्याम ऐसा नहीं कर सकता। उक्त उदाहरण को यदि ध्यानपूर्वक हम समझें तो हम देखते हैं कि कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करना, सक्षमता से कार्य को करना, कार्य की मात्रा निर्धारित समय में करना, ये सभी सामान्य दक्षता को समझने के उदाहरण हैं। कक्षा में कई विद्यार्थी या छात्र अध्यापक हैं, परंतु सभी शिक्षक एवं छात्र नवीन की प्रशंसा करते हैं। नवीन कक्षा में पढ़ाई में होशियार है। कक्षा की प्रत्येक गतिविधि को वो प्रभावी रूप से संपादित करता है। वह एक प्रभावी वक्ता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे आगे रहता है। शिक्षक द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट एवं गृह कार्य वह कक्षा में सबसे पहले शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रोजेक्ट में सुंदर चित्र, स्वच्छ अक्षर व लिखावट समय पर पूर्ण करना यह उसकी आदत है। इस उदाहरण के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सामान्य दक्षता में नवीन दूसरे छात्रों से अधिक सक्षम है। कहने का भाव यह है किसी कार्य को सामान्य जनरल रूप से करने की जो क्षमता है वह सामान्य दक्षता कहलाती है। अर्थात कोई छात्र अपनी शिक्षण सामग्री में सर्वप्रथम सबसे आगे रहे, वह कुशलता उसके कार्य को प्रभावी बनाती है। सबसे अलग उस कार्य को करने की क्षमता यह भी सामान्य दक्षता में उस बच्चे को निपुण बनाती है। उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य दक्षता से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, दिए गए समय में कार्य करने की मात्रा, शक्ति एवं कार्य करने की उत्कृष्टता से है। व्यक्ति में सामान्य दक्षता का होना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति में सामान्य दक्षता है तो वह कोई भी कार्य प्रभावी रूप से कर सकता है अथवा कोई भी कार्य आसानी से सीख सकता है। सामान्य शब्दों में हम इतना कह सकते हैं कि जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वह हमारे आंतरिक पक्ष से जुड़े होते हैं और उन उद्देश्यों को हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं।
किसी कार्य को करने में हमारी अपनी जनरल कैपेसिटी जो है वो उस वर्क को जब हम करते हैं वो उसमें इंक्लूड होती है। कहने का भाव यह है कि सामान्य दक्षता मनुष्य में विद्यमान वह कार्य प्रणाली है जिससे हम किसी भी कार्य को प्रभावी रूप में आसान से आसान या किसी कठिन कार्य को प्रभावी रूप से हम उस दक्षता के कारण आसान बना सकते हैं। अर्थात व्यक्ति के जो कार्य करने की सक्षमता है उसमें निर्धारित समय, शक्ति, यह सभी सामान्य दक्षता में आता है। दूसरे नंबर पे है हमारा विशिष्ट दक्षता। विशिष्ट दक्षता से हमारा अभिप्राय यह है कि वह क्षेत्र जिसमें एक क्षेत्र जिसमें हमारी कार्य कुशलता जो है निर्धारित होती है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि सभी डॉक्टर अपने कार्य में दक्ष हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि उनकी दक्षता में अंतर हो। कहने का भाव यह है कि डॉक्टर का कार्य है मरीजों को उनकी बीमारी पर आधारित उनके रोग का निदान करना। हर डॉक्टर अपने प्रोफेशन में निपुण है, उन्हें उनकी दक्षता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सभी डॉक्टरों में एक बराबर दक्षता है और सभी एक कार्य को करने में निपुण है। परंतु अगर हम देख सके तो जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वह न्यूरोसर्जन का कार्य नहीं कर सकता है। कहने का भाव यह है कि जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हार्ट का है वो हार्ट से जुड़ी हुई अपनी दक्षता को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, और जो न्यूरोफिजिशियन है उसका कार्य अपने क्षेत्र में है और उसकी दक्षता जो है न्यूरोफिजिशियन के कार्य में ही है। अर्थात जो बच्चों का डॉक्टर है वह हड्डी रोग विशेषज्ञ का कार्य नहीं कर सकता है, और जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है वह चाइल्ड स्पेशलिस्ट अर्थात बच्चों का डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी दक्षता जो है वो अपनी अपनी फील्ड में है। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सभी डॉक्टर सामान्य दक्षता रखते हैं। कहने का भाव ये है कि जो डॉक्टर पेशा है वो उनका एक प्रोफेशन है जिसमें उनको निपुणता है, लेकिन प्रत्येक डॉक्टर की अपना एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं विशिष्ट दक्षता। अर्थात एक हार्ट स्पेशलिस्ट अपने क्षेत्र में हार्ट से जुड़ी हुई हर गतिविधि की दक्षता रखता है, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ अपने क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता रखता है, और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों का डॉक्टर अपनी फील्ड में दक्षता रखता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे समक्ष एक सामान्य और विशिष्ट दक्षता को दर्शाने का। अर्थात डॉक्टर जो पेशा है उस डॉक्टरी पेशे में जो सिंपल MBBS डॉक्टर है वो अपनी दक्षता रखता है अपने डॉक्टर के पेशे में, लेकिन जब वो स्पेशलाइजेशन करता है तो उसमें वो विशिष्टता दर्शाता है अपने एक प्रोफेशन से। अर्थात हार्ट स्पेशलिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये सभी अपनी न्यूरोफिजिशियन, ये सभी अपनी अपनी एक विशेषता रखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम वकील के पेशे की बात करें तो वकील का जो पेशा है उस पेशे के अंतर्गत वकील जो है वो अलग अलग फील्ड में अपना कार्य करते हैं, तो वह दक्षता जो है उनकी अपनी कार्य की निपुणता को दर्शाती है। अर्थात वकील तलाक के केस लेता है और वह अन्य केस किसी दूसरे वकील के पास देता है। अर्थात वकील सिर्फ एक ही केस में विशिष्टता रखता है। सामान्य तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एक वकील का प्रोफेशन है वो वकालत करना जो है उसका एक सामान्य दक्षता कहलाता है, लेकिन जिस प्रोफेशन में वो अपनी वकालत को आगे बढ़ा रहा है वही उसकी विशिष्टता को दर्शाता है। अब एक उदाहरण हम आपको खेल जगत से जुड़ी हुई गतिविधियों के आधार पर देते हैं। टेनिस, शतरंज, क्रिकेट, ये सभी खेल जो हैं एक खेल के भाव से जुड़े हुए हैं।
खेल संबंधी जितनी भी हमारी नॉलेज है उसको हम खेलों के द्वारा दर्शा सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो ये खेल की दक्षता जो है सामान्य है खेल से जुड़ने की, और विशिष्ट दक्षता से हमारा अभिप्राय ये है कि जो बच्चा क्रिकेट के क्षेत्र में नॉलेज रखता है वह और क्रिकेट खेलता है, उसकी विशिष्ट दक्षता किसमें रहेगी? क्रिकेट के खेल में। और जो टेनिस की नॉलेज रख रहा है उसकी टेनिस की विशिष्टता जो है उसकी टेनिस के खेल में रहेगी। जो शतरंज से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है वह विशिष्टता हासिल करेगा, विशिष्ट दक्षता हासिल करेगा शतरंज के खेल की। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जो विषय हमारे प्रोफेशंस में आते हैं हम उनमें हम विशिष्ट दक्षता हासिल करते हैं तो वह हमारे विशिष्ट उद्देश्यों को दर्शाती है। अर्थात शिक्षक का उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों से जुड़ा हुआ होता है। सामान्य उद्देश्यों से जो सामान्य जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों से हमारा अभिप्राय यह है कि सामान्य उद्देश्य हमारी गतिविधियों में दैनिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम विषय के आधार पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परंतु जो हमारे विशिष्ट दक्षता कहलाती है वह हमारे किसी एक सब्जेक्ट, एक विषय के अंतर्गत आने वाले उसके अर्थ, उससे जुड़ी हुई गतिविधियां, उपयोग, गुण, अंतर स्पष्ट करना और जो उस विषय को अच्छे तरीके से विस्तृत ज्ञान प्रदान करने में सक्षम बनाए रखने की क्षमता देता है, वह शिक्षक का विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत हम ये भी उदाहरण लेके चल सकते हैं कि एक दर्शन शास्त्र जो है उसकी विशिष्ट दक्षता है उसके दर्शन शास्त्री में, सांख्यिकी की है विशिष्ट दक्षता जो है उसके अपने विषय सांख्यिकी में है। और उसके आगे जो अगर हम बात करें तो एक मनोविज्ञान, एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी विशेषता क्या कहलाती है कि वह विशिष्ट दक्षता किसमें है कि वह एक साइकोलॉजिस्ट है। एक फिलोसोफर, एक साइकोलॉजिस्ट, इनके विचारों में भी दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक के गुणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक शिक्षक सामान्य उद्देश्यों को भी प्रस्तुत करने में जागरूक होता है और उसके साथ साथ वह विशिष्ट उद्देश्यों में भी जागरूकता ला सकता है। अब एक घर बनाने के लिए अगर हमें एक नक्शा बनाना है तो उसके लिए हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। तो आर्किटेक्ट का कार्य है घर के नक्शा बनाना, पुलों के निर्माण में भी उनकी सहायता करना। जब हम इन चीजों में आर्किटेक्ट की सहायता लेते हैं तो आर्किटेक्ट की विशिष्ट दक्षता जो है वह क्या है? घर का नक्शा तैयार करना, पुल के निर्माण में क्या करना? हेल्प करना। जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं या बहुमंजिला इमारतें हैं या होटल हैं उनको बनाने के लिए उनका स्केच तैयार करना, यह सभी विशिष्ट दक्षता कहलाएगी आर्किटेक्ट की। तो हम यह कह सकते हैं कि हर विषय में जो एक शिक्षक, एक आर्किटेक्ट, एक वकील, एक डॉक्टर हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट दक्षता दर्शाता है जिसके आधार पर वह अपने आप को प्रेजेंट करता है दूसरों के समक्ष। इस सब को समझने के लिए हम सामान्य व विशिष्ट दक्षता में आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आइए इसी स्थिति का हम अध्ययन करते हैं। सभी व्यक्ति अगर हम देखें किसी एक व्यवसाय में कई प्रकार के कार्य करने होते हैं जो एक दूसरे से अलग प्रकार के होते हैं। सभी व्यक्ति अगर हम कहें कि एक व्यवसाय है जिसमें अनेक कार्य कर रहे हैं और
अनेक कार्यों को एक ही व्यक्ति कर सकता है? नहीं। उसके लिए क्या है, हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य करने होते हैं और उस व्यवसाय के अंतर्गत अलग अलग कार्यों में सामान्य रूप से सामान्य दक्षता को नहीं, विशिष्ट दक्षता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कहने का भाव यह है कि किसी भी व्यवसाय में यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता है, तो अगर हम ये देखें कि दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रभावी ढंग से उस कार्य को करे तो यह सही नहीं है। परंतु अगर हम ये कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य को करने में सक्षम है, पर वो कर नहीं, उतना सही नहीं कर सकता जितना विशिष्ट दक्षता वाला व्यक्ति कर सकता है। समग्र व्यवसाय में जो दक्षता होनी चाहिए, उस दक्षता में उस व्यवसाय से जुड़े हुए गुण भी विशिष्ट दक्षता को दर्शाते हैं। सामान्य दक्षता और विशिष्ट दक्षता को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें स्किल की जरूरत पड़ती है। स्किल क्या है? जिसमें हम अपनी सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की दक्षताओं को दर्शाएं, वह हमारे कौशल के द्वारा हम उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक कुम्हार अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जब मिट्टी से बर्तन बनाता है तो वो कई बार इतनी क्रियाएं करता है, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, कूट कर उसे चिकना बनाना, चाक को घुमाना, बर्तनों को हाथ से आकार प्रदान करना। हम यह भी कह सकते हैं कि कुम्हार में कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं और कुछ विशिष्ट, जो उसके बर्तन बनाने से क्या है, संबंधित। लेकिन आपने देखा कि कुम्हार जब चाक घुमाते हुए देखा होगा तो वह एक लकड़ी की सहायता से चाक को घुमा सकता है। लेकिन उसी चाक को हम अगर बोलें कि दूसरे व्यक्ति या हमें ही बोला जाए कि आप घुमाइए, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह उस व्यक्ति का एक विशिष्ट दक्षता को दर्शाता है। दूसरे आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी के साथ चाक घुमाना कौशल पर आधारित है और कुम्हार के पास वह कौशल है, लेकिन दूसरे सामान्य व्यक्तियों के पास यह कौशल नहीं है। इसी प्रकार जो कुम्हार है उसका कौशल मिट्टी के बर्तन बनाने से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो चाक आसानी से घुमा लेता है, मिट्टी को आसानी से तैयार कर लेता है, मिट्टी को जो है वो घड़े का या बर्तनों का आकार दे सकता है। तो कौशल की अगर हम परिभाषा शिक्षक के शब्दों में जानना चाहें तो एक शिक्षक जब अपने विषय की पूरी नॉलेज अर्थात ज्ञान रखता है तो वह अपने शिक्षण के कौशल में निपुण है। यदि एक डॉक्टर अपने किसी विशिष्ट गुण के कारण, अपनी स्किल के कारण दूसरे मरीजों का अच्छे से इलाज करता है और अपने जो उसका विषय है उसकी पूरी नॉलेज रखता है, तो वह उसका कौशल कहलाता है। एक वकील अपने पेशे में अपनी विशिष्टता के कारण एक क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त करता है, वो उसका कौशल कहलाता है। हम कौशल को निम्नलिखित परिभाषा के द्वारा दर्शा सकते हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने की क्षमता, अर्थात किसी कार्य को पूर्णता प्रदान करना और उस कार्य से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो विशिष्ट कहलाती हैं। अर्थात जो हमारी स्किल है उसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है, पर्टिकुलरली वही टास्क जो है हम किसी हेल्प के द्वारा उसको परफॉर्म या परफेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारी स्किल कहलाती है। स्किल शिक्षण कौशल का एक, शिक्षण कौशल में स्किल से जोड़ना, अर्थात स्किल जो है वो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया को दर्शाता है। शिक्षण कौशल में विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रियाएं होती हैं
और ये सभी प्रक्रियाएं शिक्षण से संबंधित होती हैं। इन दक्षताओं में हम तभी निपुण हो सकते हैं जब हम किसी कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए सक्षम हों या कौशल के उस कार्य में हमें निपुणता या दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता व कौशल में क्या रिलेशन है? दक्षता और कौशल से संबंधित गतिविधियों को जानना अति आवश्यक है। अगर हम देखें तो हम किसी भी गतिविधि को तभी निपुणता से कर पाते हैं जब हमारे पास उससे जुड़ी हुई स्किल है, अर्थात कौशल है। तो शिक्षण का कार्य भी एक ऐसा कार्य है जिसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए हमें अनेक कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का भाव यह है कि शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौशल का होना अति आवश्यक है, तभी हम उस शिक्षण की प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस शिक्षण में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो शिक्षक है उसे प्रशिक्षण की अति आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के द्वारा वह अपने कौशलों को प्राप्त करता है, अर्थात शिक्षण से जुड़े हुए संबंधित कौशलों को वो प्राप्त करता है और अपने शिक्षण के कौशल में उनका प्रयोग करता है। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण से संबंधित कौशलों में सर्वप्रथम श्यामपट्ट लेखन, ब्लैक बोर्ड राइटिंग का, क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछने का, एक्सप्लेनिंग व्याख्या करने का, रिएंफोर्समेंट पुनर्बल देने का, ड्राइंग चित्र बनाने का और टीचिंग एड जो शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री है, चार्ट, मैप, मॉडल एक्सेट्रा। कहने का भाव यह है कि ऑडियो विजुअल जो भी सामग्री है, ऑडियो और विजुअल जो सामग्री है, उस सामग्री को हम, कहने का भाव, श्रव्य, दृश्य, ये सभी सामग्रियां हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में अति सहायक है। अब अगर हम शिक्षण के कौशल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले शिक्षण का सर्वप्रथम कौशल है श्यामपट्ट लेखन। अब इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी होना अति आवश्यक है। कौशल अर्थात दक्षता को प्रेजेंट करना। अब एक शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री में सबसे पहले श्यामपट्ट का सहारा लेता है। एक श्यामपट्ट पर किस तरीके से वो लिखता है, किस तरीके से उसको साफ करता है, किस तरीके से अपने टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, ये सभी कलाएं जो है इससे जुड़ी होती हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में जब अध्यापक बच्चे से जो उन्होंने पढ़ाया है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करता है या कोई पीके टेस्टिंग की जो प्रीवियस नॉलेज को जो है वो पूछता है, तो उसके लिए सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना। फिर जब हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, बच्चों के समक्ष लाते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना, विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करवाना या बच्चे को पुनर्वलन देना, अर्थात बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाइए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जब शिक्षण की प्रक्रिया में पुनर्वलन दिया जाएगा तो बच्चे को बल मिलता है कि वह अपनी शिक्षण सामग्री में अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, शिक्षण की प्रक्रिया में चित्र बनाना, ड्राइंग करना, यह हमारी दृश्य सामग्री में आता है। इससे शिक्षण की प्रक्रिया में परिवर्तन भी आता है। क्योंकि कक्षा में एक बच्चा 10 या 20 मिनट से ज्यादा ध्यान लगाकर नहीं सुन सकता है। उसे अपनी जो उसका कक्षा का समय है, उस कक्षा में अगर ध्यान पूर्वक अध्यापक की कही बात को सुनना है
तो शिक्षक को अपने शिक्षण में परिवर्तन लाना होगा, और परिवर्तन के लाने की प्रक्रिया जो है उस शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना देती है। जब अध्यापक चित्र बनाता है तो बच्चों का ध्यान जो है वह उस दृश्य सामग्री की तरफ जाता है। और इसके साथ साथ जो टीचिंग एड है, टीचिंग एड्स में आता है चार्ट, मॉडल या कक्ष में जुड़े हुए जैसे मैप या ऐसी सामग्री जिससे बच्चा जो है वो क्या करे, आसानी से अपनी आंखों के द्वारा देख भी सके और उसको आसानी से समझ भी सके। ये सभी शिक्षण की प्रक्रिया में स्किल्स कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त प्रोविंग क्वेश्चनिंग, इसमें आपका आता है प्रोविंग क्वेश्चनिंग में। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सबसे जरूरी जो है वो कौशल कहलाता है हमारा बच्चे का अपने शिक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ये सभी कौशल अगर शिक्षण की सामग्री में एक शिक्षक के पास हैं तो वह अपनी शिक्षण सामग्री में अपने सामान्य उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में दक्षता प्राप्त करने के लिए अध्यापक में श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न पूछने की कला, अपने विषय को व्याख्या स्वरूप बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, बच्चों को पुनर्बल देना, उनके लिए ऐसी सामग्री जो टीचिंग एड के अकॉर्डिंग है वह प्रस्तुत करना। अगर अध्यापक इन सभी गुणों से निपुण है तो वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में दक्षता हासिल कर लेता है और उसमें वह जितना ज्ञान एकत्रित कर सके, बच्चों को वह ज्ञान दे सके, तो वह स्किल अध्यापक को दक्षता प्रदान करती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल के बारे में। यह हमारा अगला विषय होगा जिसमें मैं आपको ब्लैक बोर्ड स्किल अर्थात श्यामपट्ट लेखन स्किल के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। लेकिन मैं आपको श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में थोड़ी सी जानकारी यह देना चाहूंगी कि श्यामपट्ट कौशल पर सर्वप्रथम जब हम बच्चे को शिक्षण की प्रक्रिया को प्रशिक्षण देने से जोड़ते हैं, यह बीएड के छात्रों और जेबीटी अर्थात डीएलएड के छात्रों को, डीएलएड के जो छात्र हैं वो प्राइमरी विंग की कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाते हैं जो बाद में आपके एलिमेंट्री सिस्टम से भी जुड़ते हैं। और जो बीएड के छात्र छात्राएं होते हैं, प्रशिक्षु जिनको कहा जाता है ट्रेनीज, वह टीजीटी अर्थात छठी क्लास से लेकर के 10वीं कक्षा तक के बच्चों के विषयों से जुड़ते हैं। उनके लिए ट्रेन करने की प्रक्रिया में बीएड का जो सत्र है उसको 2 वर्ष में उनको पूरा करना पड़ता है। और जो उनका डीएलएड का, इसमें डीएलएड का अर्थ है डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसमें जो है बच्चे के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है छात्र के लिए वह 2 इयर्स का ही रखा गया है। लेकिन इनके 2 इयर्स के कोर्स में जो बच्चा डीएलएड का कोर्स करता है वह प्राइमरी विंग तक की कक्षाओं के बच्चों से, उसके विषयों से जुड़ता है और उनमें दक्षता हासिल करता है। और जो बच्चा बीएड करता है वह अपने 2 साल के कोर्स में जो है वह हाई लेवल तक मतलब 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की कक्षाओं के विषयों से जुड़ता है। और इसके लिए सर्वप्रथम उसके पास सबसे पहले उसको ट्रेनिंग में एक पहला कौशल सिखाया जाता है जिसे हम कहते हैं श्यामपट्ट लेखन अर्थात ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। अब इस स्किल के अंतर्गत अब ये नहीं है कि जाइए और ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के भी कई नियम हैं। अब इसमें क्या है कि हर अक्षर एक बराबर होना चाहिए, सरल रेखा में होना चाहिए, 2 पंक्तियों के बीच में समान अंतर होना चाहिए। और आपने ध्यान भी दिया होगा कि आपने जब भी पहली बार बोर्ड पर लिखा होगा तो अक्षर एक पंक्ति में नहीं बल्कि पंक्तियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अब जब
हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां भी सीधी पंक्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। कहने का भाव यह है कि कौशल का ज्ञान करना या उस कार्य में दक्षता हासिल करना, यह सभी अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे, हमें उस कार्य में उतनी ही कुशलता प्राप्त होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कौशल है, कौशल के ज्ञान को एकत्रित करेंगे, उसको धीरे धीरे प्रभावशाली स्वरूप में प्रभावित करने के लिए हमें बार बार अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अतः अभ्यास से ही मनुष्य में कार्य करने की दक्षता प्राप्त आसानी से हो सकती है। तो ये जो हमारा श्यामपट्ट लेखन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, क्लास होगी, उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन शिक्षण की प्रक्रिया में श्यामपट्ट लेखन कौशल जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अध्यापक में सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उसे श्यामपट्ट पर लिखने की कला आनी चाहिए। यह अध्यापक की दक्षता भी कहलाती है, उसकी स्किल भी कहलाएगी, और सर्वप्रथम बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करना, अर्थात अपने विषय की ओर आकर्षित करने का सबसे पहला पग होता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे में यदि कौशल है तो हम ज्ञान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, उससे बच्चों को शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाते समय प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कौशल के लिए हमें निपुणता जो है वह अभ्यास द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और अध्यापक के शिक्षण की प्रक्रिया में हमारे श्यामपट्ट कौशल लेखन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।